बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जो कि आपकी है यूनिट नंबर फर्स्ट और ज्योग्राफी से संबंधित है, जो कि है आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल। तो सबसे पहले जो हम इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका मीनिंग और स्कोप समझेंगे। आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है और इसका जो विशेष क्षेत्र है उसके बारे में जानेंगे। आर्थिक भूगोल जो है एक मानव एक मानव भूगोल का एक उप क्षेत्र, जो आपने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी होगी उसका एक उप क्षेत्र है, यानी कि उसी में से निकला हुआ एक क्षेत्र जो आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक संगठन और वितरण का अध्ययन करता है। यह विभिन्न स्थानों पर आर्थिक क्रियाओं के वितरण, संसाधन उपयोग और मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल के मुख्य अवधारणाओं में शामिल है स्थानिक वितरण, संसाधन उपयोग और आर्थिक विकास पर भौगोलिक कारकों का प्रभाव। तो स्पष्ट रूप से इसमें जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं या जो आपके संसाधन हैं या फिर जो उनका वितरण है कि किसी स्थान पर जो आयरन की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पर जो है पानी ज़्यादा है, कहीं पर जो है आपके वन ज़्यादा हैं, वन के अंदर के जो संसाधन है वो, और उनका जो आर्थिक विकास हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो आर्थिक भूगोल एक तरह से इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। इकोनॉमिक्स की अगर किसी को जानकारी है तो वो इनको बेहतर तरीके से समझ सकता है कि भाई जो संसाधनों को जो वितरण हुआ है वो किस तरह से हो रहा है और उनका हम जो है यूज़ किस तरह से करते हैं। तो उसका अर्थ सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थ क्या होता है। आर्थिक भूगोल एक क्षेत्र के आर्थिक जीवन का अध्ययन है जो भौगोलिक परिस्थितियों से कैसे प्रभावित होता है। यानी कि आर्थिक भूगोल जो है एक आर्थिक जीवन का अध्ययन है और आर्थिक परिस्थितियों से कैसे प्रभावित होता है उसका हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। दूसरा है इसमें यह पृथ्वी की सतह पर मानव की आर्थिक गतिविधियों के विविध तरीकों का अध्ययन है, जैसे कि उत्पादन है, विनिमय यानी कि उनका एक्सचेंज करना है, उपभोग यानी कि उनका यूज़ करना है। यह आर्थिक क्रियाओं के स्थानिक वितरण, संसाधनों के उपयोग और वितरण और आर्थिक विकास पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करता है। इसकी जो अवधारणाएं हैं यानी कि जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं स्थानिक वितरण। आर्थिक क्रियाओं का स्थान वे किसी प्रकार स्थानिक रूप से वितरित है, यानी कि किस बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो जो पहला था इसमें स्थानिक वितरण, कि भाई किसी स्थान पर जो चीज़ों का वितरण हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। दूसरा है संसाधनों का उपयोग, जो आपके संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है आप उनका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। तीसरा इसमें आर्थिक विकास पर भौगोलिक कारकों का प्रभाव, जो आर्थिक विकास हो रहा है आपका, जैसे जलवायु, उस विकास पर जो भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ रहा है। तो भौगोलिक कारक हैं आपके जलवायु है, भू की आकृति है, आपकी मिट्टी है, परिवहन है, परिवहन नेटवर्क है, जैसी भौगोलिक विशेषताएं आर्थिक विकास को प्रभावित करती। ये सारी चीज़ें जो किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करेंगी। तो जो इसके दृष्टिकोण है, इसमें जो दृष्टिकोण आपको दिखते होंगे वो है, सबसे पहला तो है इसमें आर्थिक भूगोल का अनुभवजन्य दृष्टिकोण, यानी कि जो हम चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो वो यह अध्ययन आर्थिक क्रियाओं के स्थानिक पैटर्न और वितरण का विवरण करता है। दूसरा है आर्थिक भूगोल का सैद्धांतिक दृष्टिकोण। यह आर्थिक क्रियाओं के स्थानिक संगठन के सिद्धांतों का विकास करता है। आर्थिक भूगोल का व्यवहारिक दृष्टिकोण है यह मानव के स्थानिक व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, एक और भी इसका दृष्टिकोण है जिसको हम बोलते हैं, तो आर्थिक भूगोल का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह आर्थिक क्रियाओं और स्थान के बीच के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। उपक्षेत्र में जो हैं इसके वो हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल। तो अगर इस पे किस तरह का प्रश्न बन सकता है, तो हम मैं एक प्रश्न आपको समझा रहा हूँ। तो आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विशेष क्षेत्र एवं न्यूनतम प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो आर्थिक भूगोल को सबसे पहले तो आपको परिभाषित करना है। तो आर्थिक भूगोल का जो अध्ययन है ये मानव भूगोल की एक शाखा है, मैं ऊपर बता चुका हूँ। इसके जो जन्मदाता हैं वो गोटेज हैं, जिन्होंने 1882 में जिनका जन्म हुआ था। इसके अध्ययन में हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मानव की आकांक्षाएं और आवश्यकताएं अत्यधिक असीमित और विविध हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव को अनेक वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है।
तथा जिन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता उनका क्रियाकर्ता उनको खरीद लेता है तथा अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को दूसरों को बेच भी देता है। तो जो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे प्रोफेसर मैकफेरलेन के अनुसार जो है आर्थिक भूगोल के अध्ययन में हम मानव की आर्थिक प्रयत्नों पर भौगोलिक तथा भौतिक पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। दूसरा इसमें जो लिखी हुई है प्रोफेसर चिशोलम के अनुसार आर्थिक भूगोल में हम उन भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन और विनिमय को प्रभावित करती हैं। इस अध्ययन के माध्यम से किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र के भावी आर्थिक और व्यापारिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन इसमें सम्मिलित होता है और उससे जो प्रभाव पड़ता है उस पर वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हंटिंगटन जीविकोपार्जन प्रदान करने वाले सभी प्रकार के पदार्थों, साधनों, क्रियाओं, रीति रिवाजों तथा मानव शक्तियों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में मानते हैं। प्रोफेसर शो के अनुसार मानव की आर्थिक क्रियाएं विश्व के उद्योगों, संसाधनों तथा औद्योगिक उत्पादन के अनुरूप होती हैं। भूगोल की अन्य शाखाओं की भांति आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु और विषय क्षेत्र पर भूगोलवेत्ताओं के विचार में मतभेद है। कुछ विद्वान मानव के भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के अध्ययन को अधिक महत्व देते हैं, तो कुछ मानव की आर्थिक क्रियाओं और तथा जीविकोपार्जन को अनेक साधनों के अध्ययन को मुख्य मानते हैं। संक्षेप में विश्व के विभिन्न भागों में मिलने वाले खनिज, कृषि, उद्योग साधनों का उत्पादन, उपभोग, वितरण, परिवहन, व्यापारिक अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान में मानव ने विज्ञान और तकनीक की सहायता से आशानुरूप विकास कर लिया है। मानव ने अपने आर्थिक क्षेत्र का विस्तार समुद्र, भूगर्भ, अंतरिक्ष तक कर लिया है। व्यवहारिक जगत में आर्थिक भूगोल के अध्ययन का अत्यधिक महत्व है। इसके अध्ययन के माध्यम से कृषक, श्रमिक, व्यापारी, उद्योगपति और राजनीतिज्ञ सब ही लाभान्वित होते हैं। विभिन्न देशों की अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाने तथा विकास की जो भावी योजनाओं को उनको बनाने में आर्थिक भूगोल का अध्ययन को आधार बनाना पड़ता है। किसी प्रदेश के आर्थिक साधनों का उच्चतम सीमा तक विकास कर वहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जीविकोपार्जन के साधन सुलभ किए जा सकते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित तथा मानव शक्ति को उत्पादन क्रिया से संबद्ध करने में आर्थिक भूगोल का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। मानव की आधुनिक अनुसंधान एवं अन्वेषण की प्रवृत्ति ने मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को और अधिक विस्तृत बना दिया है। इस विषय की मुख्य संकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। आर्थिक भूदृश्य, इसमें किसी प्रदेश के आर्थिक व्यक्तित्व को अभिव्यक्त किया जाता है। मानव द्वारा प्राकृतिक साधनों के अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया जाता है। गत्यात्मक आर्थिक भूदृश्य, इस संकल्पना में सदैव परिवर्तन एवं विकास के तत्व को महत्व दिया जाता है। जहाँ आर्थिक भूदृश्य भूतकाल के आर्थिक कार्यों का परिणाम है, वहाँ गत्यात्मक आर्थिक भूदृश्य पुरोगामी और भावी यानी कि जो आने वाले समय में जो संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं उसका एक तरह से आपको दृश्य दिखाता है वो। दूसरा है वर्तमान आर्थिक भूदृश्य, यानी कि इसमें जो है ये संसाधन, संरचना, आर्थिक विकास एवं आर्थिक क्रिया पर उपलब्धि के परिचायक हैं। वहाँ की आर्थिक स्थिति और को विकास व्यस्त स्तर भी प्रकट करते हैं। युवावस्था में संसाधनों के शोषण के अवसर उपलब्ध रहते हैं। चरमोत्कर्ष की परिपक्व अवस्था में संसाधनों के उच्चतम उपभोग एवं वृद्धावस्था में विकास के अवरुद्ध एवं धीमी प्रगति के आसार दृष्टिगोचर होते रहते हैं। तो इसके बाद जो आर्थिक क्रियाकलापों की स्थिति, सिद्धांतों और नियमों के आधार पर स्थित स्थापना और वितरण की व्याख्या की जाती है। इसमें विषय वस्तु उपागम तथा प्रादेशिक उपागम को आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय आर्थिक भिन्नता के साथ साथ सांस्कृतिक एवं जैव विभिन्नता के अंतर के परिणामस्वरूप उपलब्धि के स्तर में भी भिन्नता मिलती है। क्षेत्रीय क्रियात्मक और अन्योन्य क्रियाएं विभिन्न प्रदेशों में विचित्र सा पारस्परिक क्रियात्मक अंतर
संबंध दृष्टिगोचर होता है। यह संबंध लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार का हो सकता है। और जो इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे तो इसकी जो अप्रोचेज़ हैं और उसको जो अध्ययन की जो मेथड्स हैं वो हम इसके बारे में और जानेंगे। तो जो आर्थिक भूगोल है इसके अंदर जो है कि संतुलित अध्ययन के कई उपागम हैं और उन उपागमों को जो है हम विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके अध्ययन की जो विधियां हैं वो अलग अलग हैं जो कि एक दूसरे की पूरक हैं। और जो उसके 4 मुख्य अप्रोचेज हैं वो हैं वस्तुगत उपागम। तो इस उपागम में जैसे आप जो भिन्न अलग अलग वस्तुएं हैं जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, लोहा, इस्पात आदि के उत्पादन और वितरण का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, यानी कि इनका अध्ययन करते हैं हम। किंतु कुछ विद्वान इस उपागम में वस्तुओं के उत्पादन और वितरण का विश्लेषण न करके व्यवसाय का वितरण और विश्लेषण करते हैं, जैसे कृषि व्यवसाय, वस्तु संग्रह, आखेट व्यवसाय, खनन व्यवसाय, उद्योग आदि। इस कारण इस उपागम को व्यवसाय उपागम भी कहा जाता है। दूसरा है प्रादेशिक उपागम। इस उपागम के अंतर्गत हम सर्वप्रथम विश्व के कुछ वृहत प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त कर लिया जाता है और प्रत्येक प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण तथा विभिन्न वस्तुओं के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद तीसरा जो इसमें सैद्धांतिक उपागम है, इस उपागम के अंतर्गत किसी भी वस्तु या प्रदेश की विशेषताओं का एवं वितरण प्रतिरूप का अध्ययन पूर्व निर्धारित सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाता है। इस अध्ययन विधि में मुख्यतः सिद्धांतों को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण माना जाता है, न कि वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण करना। क्रमबद्ध उपागम। इस उपागम के अंतर्गत वस्तुओं के वितरण की सामान्य विशेषताओं का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। यह क्रमबद्ध अध्ययन 3 चरणों में संपन्न किया जाता है। प्रथम चरण किसी वस्तु की स्थिति तथा वितरण के प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय चरण में उस वस्तु विशेष की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरे चरण में उस वस्तु का अन्य प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों से संबंध का विश्लेषण किया जाता है। ये अंतर संबंध कारण संबंध, क्रियात्मक संबंध तथा क्षेत्रीय संबंध के रूप में व्यक्त होते हैं। भूगोल में स्थानिक संगठन। तो दूसरा जो उसमें मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपके स्थानिक संगठन का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर लोगों, स्थानों और वातावरण की व्यवस्था या पैटर्न। या यह भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि चीज़ें भौगोलिक रूप से कैसे वितरित हुई हैं। यानी कि अगर भाई मान लीजिए भौगोलिक रूप में मान लीजिए आप कह सकते हैं कि जैसे नारियल का पेड़ है तो हर जगह नहीं हो सकता, सेब का पेड़ है तो वो हर जगह नहीं हो सकता है। तो उनका एक अपना पैटर्न में उनका जो है एक तरह से वितरण हुआ है। पूरे विश्व की बात करूं तो मैं अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों का हमें वो दिखता है कि भाई चाय की पत्ती जो है हर जगह पैदा नहीं की जा सकती है, गेहूँ हर जगह नहीं हो सकता। तो इसी तरह से सभी का वितरण हुआ है, उनका जो एक पैटर्न है, तो उस पैटर्न को ही समझते हैं हम स्थानिक संगठन में। तो जैसे कि इसमें जो उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे भूमि का उपयोग। तो एक भूगोलवेत्ता स्थानीय संगठन का उपयोग करके यह पता लगा सकता है कि किस क्षेत्र में भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे कृषि, शहरीकरण या वन क्षेत्र। दूसरा जनसंख्या वितरण। स्थानीय संगठन का उपयोग करके हम यह समझ सकते हैं कि जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वितरित हुई है, जैसे कि शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में। आर्थिक गतिविधियों में भी हम जो हम आर्थिक स्थानीय संगठन का उपयोग करके हम यह समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों कैसे वितरित, जैसे कि उद्योग, व्यापार और पर्यटन। पर्यावरण वितरण। स्थानिक संगठन का उपयोग करके हम यह भी समझ सकते हैं कि जलवायु और परिदृश्य मानव गतिविधियाँ और प्राकृतिक क्रियाओं के कारण बदल रहे हैं। स्थानिक संगठन के मुख्य पहलू। स्थानिक वितरण, यह वस्तुओं या घटनाओं के अंतरिक्ष में व्यवस्था का पैटर्न को दर्शाता है। दूसरा है स्थानिक पैटर्न, यह भूगोलवेत्ताओं को पृथ्वी की सतह पर विभिन्न तत्वों के संगठन और संबंधों का विश्लेषण और समझने में मदद करता है। स्थानिक अंतःक्रिया, यह पृथ्वी प्रणाली के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध का अध्ययन करता है। स्थानिक संगठन का महत्व, एक तो है इसमें समझ, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा अध्ययन। समझ यानी कि इनसे हम जो आपकी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उनको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दूसरा विश्लेषण, हम उनके बीच का पैटर्न समझ के उनका अच्छी प्रकार से उनका जो है विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरा उनका अध्ययन। तो इन स्थानीय संगठनों का उपयोग करके हम भूगोल के विभिन्न विषयों जैसे कि मानव भूगोल है, भौतिक भूगोल है, शहरी भूगोल है, उनका अध्ययन हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
उसके बाद जो हम करेंगे आपकी यूनिट नंबर 2 करेंगे। इसमें जो आपकी यूनिट नंबर 2 है वो है रिसोर्स ज्योग्राफी यानी कि संसाधन भूगोल। तो उसका हम परिचय देखते हैं। पहले तो संसाधन भूगोल का अर्थ क्या होता है। भूगोल एक व्यापक विज्ञान है। अलेक्जेंडर के अनुसार यह एक ऐसा अनुशासन है जो क्षेत्रों या प्रदेशों के अर्थों में स्थानीय भिन्नताओं के अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है। पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले कुछ तत्वों को भौतिक तथा मानवीय या सांस्कृतिक वर्गों में रखा जा सकता है। उसके अनुसार भौतिक पक्ष का अध्ययन भौतिक भूगोल और तथा मानवीय पक्ष का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। तो इसी के अंदर हम जो है इसमें जो है मानव भूगोल की एक मुख्य शाखा है आर्थिक भूगोल। तो जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आर्थिक भूगोल मनुष्य के समस्त आर्थिक क्रियाओं और संसाधनों का अध्ययन करने वाली शाखा है। तो इसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है यानी कि बहुत बड़ा है। मानवीय क्रियाओं के विविध कारकों, तत्वों और अंतर संबंधों की भिन्नता के कारण भूगोल की को पुनः कई उपशाखाओं में भी विभाजित किया गया है। करके संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, यातायात भूगोल आदि का विकास किया जाता है। तो संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधनों और उनकी विशेषताओं, उत्पादन तथा क्षेत्रीय प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। तो संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम जो हैं किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन और क्षेत्रीय प्रतिरूप का अध्ययन इसके अंदर हम करते हैं। तो इसका जो अध्ययन करने का जो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी आवश्यकता क्यों है रिसोर्स ज्योग्राफी का जो अध्ययन करना है। तो विश्व में जनसंख्या की वृद्धि जो है तीव्र दर से हो रही है, जिसमें जैविक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। इस बढ़ते हुए दबाव के परिणामस्वरूप कृषित भूमि के आक्रामक अवक्रम तथा ह्रास, वनों का विनाश, ऊर्जा संकट तथा पारिस्थितिकी संकट के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसी प्रकार विभिन्न देशों में जनसंख्या वृद्धि की दरों में भिन्नता बढ़ने के कारण भूमि, भोजन उत्पादन तथा उपभोग के वितरण अंतरों में वृद्धि हो रही है। इसके परिणामस्वरूप विकास दरों में भिन्नता ने विश्व के विकसित और विकासशील तथा पिछड़े देशों की विषमताओं में वृद्धि कर दी है। तो इसलिए हम इसका जो है ज़्यादा गहराई से अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमें ताकि इससे पता चले कि भाई आप संसाधनों का किस तरह से वितरण हुआ है और किस तरह से कोई देश कितना विकासशील हो रहा है, कितना विकसित हो चुका है, या जो पिछड़े देश हैं वो क्यों पिछड़े हुए हैं। ठीक है। तो जो संसाधन हैं आपके, उसका जो अर्थ होता है, संसाधन बहुचर्चित शब्द है जिसकी जो उत्पत्ति जो है अंग्रेजी में रिसोर्स से हुई है। रिसोर्स यानी कि दो शब्द बना है, री और सोर्स। री का जो अर्थ है वो है दीर्घ और अवधि से है, और सोर्स का अर्थ है संसाधन, यानी कि दीर्घ अवधि के जो संसाधन हैं उनको ही हम रिसोर्स बोलते हैं। समाज विज्ञान कोश के अनुसार मानवीय संसाधन पर्यावरण के वे पक्ष जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उन्हें हम रिसोर्सेज बोलते हैं। तो रिसोर्सेज की मैंने जो आपको बहुत सारी आपको अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं, जैसे जेम्स फिशर की है, मैकनाल की है। तो कोई एक आप डेफिनेशन कर लेंगे तो वो भी आपके लिए एनफ है। उसके बाद जो है इसकी जो अवधारणाएं हैं, संसाधनों की अवधारणाएं, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये कि भाई जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है आप ज़्यादातर जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, संसाधन के रिसोर्सेज कॉन्सेप्ट हैं, उनको पढ़ेंगे। तो जो उसमें इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको करा देता हूँ। सभी को पता है कि भाई कहीं किसी चीज़ की अधिकता है, कहीं किसी चीज़ की अधिकता है, क्योंकि रिसोर्स का जो आवंटन हुआ है या जो उनका वितरण है पूरी पृथ्वी पर एक सा नहीं है, तो वो अलग अलग है। और कहीं पे जो है आपको तेल की अधिकता मिलेगी, कहीं पे आपको कोयले की अधिकता, कहीं पे यूरेनियम अधिक है, कहीं पे वन ज़्यादा हैं, कहीं पे नदियाँ ज़्यादा हैं किसी देश के अंदर, किसी के पास जो रेगिस्तान है। तो ये सारे के सारे जो प्राकृतिक हमें संसाधन मिले हैं उनका जो आवंटन है वो अलग अलग तरीके से हुआ है। स्टॉक संसाधन, आरक्षित भंडारण एवं संभावित संसाधनों का तात्पर्य है। तो ये जो है आपके ज़्यादातर संभावित संसाधन, मतलब जो आने वाले टाइम में जिनका हम यूज कर सकते हैं, अभी हम उनका यूज़ कर नहीं रहे हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा। तो ये एक बहुत बड़ा संसाधन है, ऊर्जा का स्रोत है। तो आने वाले समय में हम ज़्यादातर इसी पर निर्भर होने वाले हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कुछ जो संसाधन है हम उनका स्टॉक अपने पास रखते हैं
ताकि हम आने वाले समय में उनका यूज कर सकें। और जो इसमें संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसमें हम देख लेते हैं, दो तरह से उन्होंने वर्गीकरण कर रखा है, स्वामित्व की दृष्टि से और वितरण की दृष्टि से। दूसरा जो है चार प्रकार से करा है। दूसरा है पुनः पूर्ति की दृष्टि से, यानी कि जिन संसाधनों को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। वितरण का मतलब है कि भाई उनका जो एक आवंटन हुआ है पूरी पृथ्वी पर अलग अलग, कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है, कहीं पे कोई ज़्यादा है। दूसरा है प्रयोग की दृष्टि से कि भाई किस चीज़ का कितना प्रयोग करना है। तो ये सभी इनके बारे में भी कुछ आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी जो हैं इसमें और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी संसाधन सभी आप जानते ही हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं अपने आप से ही। तो अब हम जो करेंगे इसकी यूनिट नंबर 3 करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपकी यूनिट नंबर 3 है वो है सृष्टिगत आर्थिक संगठन। जो आर्थिक संगठन है उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो ये जो है इसकी वीडियो शाम को डाल दूंगा बनाकर। तो यहाँ आज की वीडियो में यहीं तक, क्योंकि ज़्यादा ही लंबी वीडियो जाती है तो फिर बच्चे देखते नहीं हैं। और शाम को मैं कुछ और 1 या 2 वीडियो और बनाऊंगा ताकि सारा का सारा सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम करा सकूँ। आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।